आरव एक प्रतिष्ठित जीवन बीमा निगम एलआईसी में कार्यरत था। उसका काम था दिन भर विभिन्न क्षेत्रों में जाकर ग्राहकों से मिलना और उनकी पॉलिसी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना। लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसे एक असाइनमेंट के लिए इतनी दूर एक नितांत वीरान मंडलपुर गांव आना पड़ेगा। क्या अजीब स्थिति है। क्षेत्रीय प्रबंधक ने आश्वासन दिया था कि स्टेशन से निकलते ही सवारी गाड़ी और ऑटो रिक्शा उपलब्ध होंगे, पर यहां तो ऐसा प्रतीत होता है कि सामान्य मानव उपस्थिति भी दुर्लभ है। खैर, आगे बढ़ते हैं। शायद कुछ दूरी पर कोई सहायता मिल जाए। आरव ने मंडलपुर स्टेशन को पीछे छोड़ा और कच्ची पथरीली सड़क पर आगे बढ़ना शुरू किया। उसका विचार था कि वह किसी स्थानीय व्यक्ति से मार्ग की जानकारी लेगा। कुछ देर चलने के पश्चात वह एक पुरानी सी चाय की दुकान पर पहुंचा। आह, थोड़ी राहत मिली। नमस्ते सज्जन, क्या आप मेरी थोड़ी सहायता कर सकते हैं? मैं एक बाहरी व्यक्ति हूं और इस क्षेत्र के मार्गों से बिल्कुल अपरिचित हूं। मुझे इस पते पर पहुंचना है। दुकानदार श्रीकांत ने बड़ी शांति से आरव की बात सुनी। हाँ, जरूर। आप कहाँ जाना चाहते हैं? यदि आप स्पष्ट करेंगे तभी मैं आपको सही रास्ता बता पाऊंगा। जी, मुझे इसी मंडलपुर की दिशा में जाना है। कृपया एक बार देखें। ओह, आपको मंडलपुर जाना है, परंतु आपने बहुत अधिक विलंब कर दिया है। अब आपको कोई सवारी गाड़ी या घोड़ा गाड़ी नहीं मिलेगी। यहाँ सायंकाल 7 बजे के बाद परिवहन पूरी तरह से बंद हो जाता है और यदि आप पैदल जाएंगे तो कम से कम 6 से 7 घंटे लग सकते हैं। मंडलपुर यहाँ से काफी दूर है। 6 से 7 घंटे? मंडलपुर इतना दूर है? यह तो मेरे लिए एक विकट समस्या उत्पन्न हो गई। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए महाशय, आप एक कार्य कर सकते हैं। मेरा आवास यहीं समीप है। यदि आपको कोई असुविधा न हो तो आप आज रात्रि यहीं मेरे यहाँ विश्राम कर लीजिए। फिर कल प्रातःकाल आप तरोताजा होकर आराम से अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। आपका प्रस्ताव अत्यंत सहृदयतापूर्ण है, परंतु मुझे यह आवश्यक दस्तावेज आज ही गंतव्य तक पहुंचाने हैं। अन्यथा मेरे वरिष्ठ अधिकारी अत्यंत अप्रसन्न होंगे। फिर भी आपका बहुत बहुत आभार। आपने कम से कम सहायता करने का विचार तो किया। आजकल ऐसे परोपकारी लोग कहाँ मिलते हैं। नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, रात्रि के समय इन मार्गों पर यात्रा करना अत्यंत जोखिमपूर्ण हो सकता है। ठीक है श्रीकांत जी, पुनः धन्यवाद। मैं अब प्रस्थान करता हूँ। आरव ने थोड़ी दूर ही चला था कि अचानक खुरों की तेज आवाज आई और एक पुरानी बैलगाड़ी तेजी से उसके पास आकर रुकी। उस बैलगाड़ी को देखकर आरव की निराशा भरी आंखों में अचानक आशा की एक छोटी सी चमक आ गई। ए महाशय, कहाँ जाना है बताइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आप तो मेरे लिए एक देवदूत बनकर आए हैं। यदि आज आप न मिलते तो न जाने मेरा क्या होता। मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। आरव किसी तरह उस धीमी गति से चलती बैलगाड़ी में बैठ गया। बैलगाड़ी एक झटके के साथ उस कच्चे मार्ग पर आगे बढ़ने लगी। कुछ दूरी तय करने के बाद अचानक चालक ने तेज ब्रेक लगाया। अरे, क्या हुआ बंधु? इतने निर्जन मार्ग पर क्यों रोक दिया? कुछ नहीं, आप बैठे रहिए, मैं जरा उतर कर देखता हूँ। गाड़ी के पहिए में कुछ समस्या लग रही है। इतना कहकर वह चालक बैलगाड़ी से उतर गया और सड़क के किनारे खड़ी एक लंबी चौड़ी डरावनी महिला के सामने जाकर खड़ा हो गया। आरव ने देखा कि उन दोनों के बीच कुछ तीखी तकरार शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद वह डरावनी महिला सीधे बैलगाड़ी के पास पहुंची। ओह यात्री, नीचे उतरो। जरा देखूं कौन हो। शीघ्रता करो और नीचे आओ। यह क्या हास्यास्पद व्यवहार है? आप क्या कह रही हैं? मैं क्यों नीचे उतरूं? और आप कौन हैं?
इस तरह बीच रास्ते में सवारी रोककर यह अशिष्टता क्यों कर रही है? बोलिए, क्या प्रयोजन है? यदि आप अधिक उपद्रव करेंगी तो मैं कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। तुम्हें कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं ही यहाँ की चौकी की प्रभारी हूँ। अब तत्काल नीचे उतरो। यदि यह वास्तव में पुलिस अधिकारी है तो इसने अचानक बैलगाड़ी क्यों रुकवाई और मुझे नीचे उतरने को क्यों कह रही है? यह स्थिति बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हो रही है। क्षमा करें अधिकारी महोदया, क्या हुआ है? आप अचानक सवारी रोककर इतना रूखा व्यवहार क्यों कर रही हैं? तुम्हें वह सब जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस जितनी जल्दी हो सके इस स्थान से निकल जाओ। ये क्षेत्र तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। परंतु महोदया। क्या आपको एक बार में सुनाई नहीं देता? मैंने जो कहा वही करो। और तुम चालक, तुम भी यहाँ से तुरंत भाग जाओ। अभी निकलो इस जगह से। आरव ने देखा कि बैलगाड़ी के चालक ने तुरंत गाड़ी घुमा ली। जाते जाते उसने एक बार आरव की ओर देखकर एक हल्की भयानक मुस्कुराहट दी और फिर वहां से तुरंत तेज गति से भाग गया। अब आरव के पास कोई विकल्प नहीं था। विवशता में वह पैदल चलने लगा। आरव कदम दर कदम बढ़ाता हुआ उस घने अंधेरे मार्ग पर चलता रहा। दूर तक कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। यह मैं किस विकट परिस्थिति में फंस गया हूं? अब मेरा क्या होगा? आज रात को वहां पहुंचने के बाद भी मैं शायद सकुशल वापस ना आ पाऊं। मुझे इधर आना ही नहीं चाहिए था। इन विचारों में उलझा हुआ वह आगे बढ़ता जा रहा था कि अचानक एक और डरावनी आकृति उसके रास्ते में आकर खड़ी हो गई। उस व्यक्ति का चेहरा एक काले वस्त्र से ढका हुआ था और उसके हाथ में एक बड़ा कटार पकड़ा था। आरव डर से कांप गया। अब तुम यहां से हिलोगे नहीं। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, टूटा फूटा जो भी हो, सब हमें सौंप दो। बंधुवर, विश्वास कीजिए, मेरी जेब में स्वर्ण या चांदी जैसा कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है। मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं, वे आप ले लीजिए। परंतु कृपया मुझे छोड़ दीजिए, फिर मैं अपने घर वापस कैसे जाऊंगा? वह थैला, उस थैले के अंदर क्या है? हाँ, वह चमरे का ब्रीफकेस। वह मुझे चाहिए। तुम्हारे पास जो भी है सब दे दो और जल्दी करो। इस ब्रीफकेस में कोई स्वर्ण या धन नहीं है। इसमें केवल बीमा संबंधी दस्तावेज और कुछ पॉलिसी कागजात हैं, और कुछ नहीं। क्या तुम मेरे साथ धूर्तता कर रहे हो? ठहरो, मैं तुम्हें बताता हूं। वह ब्रीफकेस मुझे चाहिए। यदि दिया तो ठीक, अन्यथा मैं तुम्हें काट डालूंगा। यह कहते ही डाकू कटार लेकर आरव की ओर तेजी से बढ़ने लगा। आरव को अब कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखा। उसने अवसर देखकर भागना शुरू कर दिया। वह भागते भागते दूर निकल गया। उसके हाथ पांव सुन्न पड्डीरियच रहे थे। वह हांफता हुआ एक स्थान पर पहुंचा और ध्यान से देखा तो सामने एक पुरानी जीर्ण शीर्ण कुटिया जैसी संरचना थी, एकदम सुनसान। भाई साहब, क्या कोई है वहां? कृपया दरवाजा खोल दीजिए। अरे, कौन है? इतनी रात्रि में द्वार क्यों खटखटा रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? चाचा, मैं यहां फंस गया हूं। मेरे पीछे कुछ उपद्रवी लोग पड़े थे। वे मेरा ब्रीफकेस छीनना चाहते थे। मैं बहुत दूर से आया हूं। मैंने चाय की दुकान पर मार्ग पूछा था, पर अब कोई सवारी नहीं मिली। मैं भागते भागते आपकी कुटिया तक आ गया हूं। कृपया मुझे एक रात रुकने का स्थान दे दीजिए। हाँ बेटा, अंदर आ जाओ, अंदर बैठो। क्या तुम इस क्षेत्र में पहली बार आए हो? वास्तव में मैं एक अत्यंत आवश्यक व्यावसायिक कार्य के लिए आया था। कुछ बीमा पॉलिसी के दस्तावेज मंडलपुर पहुंचाने थे, पर अब मैं इतनी बड़ी विपत्ति में फंस गया हूं कि आज मंडलपुर पहुंचना असंभव लग रहा है। आरव के इतना कहने के तुरंत बाद अचानक किसी ने जोर जोर से कुटिया के दरवाजे को धक्का मारना शुरू कर दिया। अरे, क्या हुआ?
लगता है अब तुम दरवाजा भी तोड़ दोगे क्या? कौन है बाहर? दरवाजा खोलकर अंदर क्यों नहीं आते? मैं इस लड़के को बहुत देर से पकड़े हुए हूं। ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, आप बैठो। मेरा एक परिचित आया है। पर देखो, ये कितना शोर कर रहा है। मैं कह रहा हूं, अंदर आओ। फिर जो आरव ने देखा, उससे वह स्तब्ध रह गया। वही डाकू दरवाजा खोलकर हवा की तरह कमरे में आ गया। क्या आप तो वही हैं? हाँ, मैं वही हूँ। अचानक बैलगाड़ी चालक और डाकू दोनों आरव के सामने खड़े हो गए। धीरे धीरे उनका शरीर बदलने लगा और एक भयानक विभत्स रूप लेने लगा। आरव को अब समझ आ गया कि वास्तव में यहाँ क्या हो रहा था। फिर आरव ने महसूस किया कि किसी ने उसके हाथ और पैरों को कसकर रस्सियों से बांध दिया है। अब कौन बचाएगा तुम्हें? आज ही तुम्हें मारकर तुम्हारे शरीर को बाहर बेच दिया जाएगा। इतना हट्टा कट्टा लडच का। अंदर के अंग भी काफी अमूल्य होंगे, पर उससे पहले वह ब्रीफकेस। हाँ, उस ब्रीफकेस के भीतर बहुत सारा धन है। यह क्या कह रहे हो तुम? मुझे छोड़ दो। मैं किसी को कोई हानि नहीं पहुंचा रहा हूं। मैं एक ईमानदार बीमा एजेंट हूं। चुप रहो। यदि तुम चुपचाप वह ब्रीफकेस हमें दे देते तो तुम्हें यह सब देखने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। उन भयानक प्राणियों ने धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ना शुरू किया। तभी अचानक कोई शक्ति प्रकट हुई और आरव की रस्सियां स्वयं ही खुल गईं। अज्ञात बल ने उन दोनों राक्षसों को जोर से धक्का मारकर गिरा दिया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वही महिला पुलिस अधिकारी वहां खड़ी थी, परंतु उसका रूप अब प्राणहीन और भयानक था। अब कौन बचाएगा तुम्हें? मैं तुम्हें बार बार चेतावनी दे चुकी हूँ। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? अब मैं पुनः आई हूँ। शीघ्रता करो और यहाँ से निकल जाओ। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपने पहले क्यों मुझसे कहा कि निकल जाओ? आपने मुझे स्पष्ट रूप से ये सब क्यों नहीं बताया? अब तर्क वितर्क करने का समय नहीं है। चुप रहो और भागो। अभी भागो, अन्यथा ये लोग पुनः हमला कर देंगे, तब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। बिना किसी विलंब के आरव ने अवसर देखकर बाहर की ओर दौड़ा। उसका सिर चकरा रहा था और सांसें फूल रही थी। वह सीधे मंडलपुर स्टेशन की दिशा में दौड़ता चला गया। अगली सुबह जब आरव की आंख खुली तो उसके सामने श्रीकांत खड़ा हुआ था। श्रीकांत ने बताया कि जब वह सुबह दुकान खोलने आया तो आरव बेहोश वहीं पर आ मिला। कल मैंने आपको सायंकाल में देखा था, परंतु जो कल रात्रि हुआ वह मैं आपको बताना चाहूंगा। शायद आप कुछ अतिरिक्त जानकारी दे सकें। कल मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे आवास पर रुक जाइए, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। जब मैंने आज प्रातः आपको देखा तो मुझे लगा कि आपके साथ निश्चित रूप से कुछ असामान्य हुआ है। यहाँ पहले भी ऐसी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, इसीलिए मैं आपको बार बार अपने घर रुकने का आग्रह कर रहा था। वे लोग कौन थे और उन्होंने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, जबकि मैं इस गांव का तो हूं ही नहीं? आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व इस गांव में 2 व्यक्ति थे जिन्होंने अत्यंत जघन्य अपराध किए। बाद में यह सुना गया कि जिस स्थान पर वे दोनों चोर छिपते थे वहां अचानक आग लग गई और कहा गया कि दोनों वहीं जलकर मर गए। तब से धीरे धीरे यहाँ भूतिया घटनाएं शुरू हो गई हैं। वे अब भी किसी अकेले व्यक्ति को नहीं छोड़ते, मगर हर बार किसी न किसी रूप में कोई एक शक्ति आती है और निर्दोषों को बचा लेती है। लोग यह मानते हैं कि वह शक्ति उसी ईमानदार इंस्पेक्टर सुनैना की आत्मा होती है, जिसने अपनी मृत्यु के उपरांत भी यहाँ डटे रहकर अपना कर्तव्य निभाना जारी रखा है। हाँ, शायद वही इंस्पेक्टर सुनैना ही थीं, जिन्होंने मुझे बचाया। यदि वह वहां उपस्थित न होती तो शायद मैं आज सुबह का सूर्य कभी न देख पाता। स्टेशन से ट्रेन की सीटी की आवाज गूंजी और प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आकर रुकी। आरव ने राहत की एक लंबी सांस ली और अपने बीमा दस्तावेजों वाले ब्रीफकेस को संभालते हुए अपने कदम आगे बढ़ा दिए।